नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम कोशिका के टॉपिक से टॉप 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कोशिका का टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को प्रत्येक ब्रदर सिस्टर को समझना है, फीडबैक करना है। और आज कोशिका वाला चैप्टर साइंस का हम कंप्लीट करेंगे। वो भी सारे जो क्वेश्चन रहेंगे आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। टॉप 30 यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो समस्त एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को कंबाइन किया गया है, क्योंकि आपके चयन परीक्षा में 12 तक के लेवल के प्रश्न साइंस में आने वाले हैं, यानी 9 से लेके 12 तक। तो ज़्यादातर आपके 11th और 12th के टॉपिक से हम क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपके अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और हमारी साइंस की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। जिनको साइंस का टॉपर नोट्स चाहना है, केवल व्हाट्सएप करना है 9630689598। ये आपके टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 20% और बढ़ाने वाले हैं। तो 20 गुना अगर और बढ़ाना है, 20% और कर देना है, तो आप ये टॉपर नोट्स जरूर ले सकते हैं। और बाकी सारी क्लासेस ज्वाइन करके कंसेप्ट क्लियर करके 11 12 की आपकी बुक्स जरूर रीड करना है, ठीक है। जो आपका कंसेप्ट दिया गया, कंसेप्ट आप देखिए सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग 11 12 की बुक सभी को रीड करना है। चाहे हम साइंस की बात करें, चाहे सोशल साइंस की बात करें और मैथ्स की, तीनों को बुक को रीड करना है। चलिए प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? फ्लेविंग, लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि जिस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सेल का नाम दिया है वह और कोई नहीं, आपके रॉबर्ट हुक हैं। इन्होंने 1665 में, कब हुआ था साथियों? 1665 में एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना इन्होंने दी थी। और अगर प्रश्न आए कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना किसने देखी? सूक्ष्मदर्शी से सहायता से कार्क में इन्होंने देखा था, वह आपके रॉबर्ट हुक हैं। और इन्होंने उसका कोशिका नाम दिया। और रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक भी है, माइकोग्राफिया, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में अगर आए तो आपसे बन जाना चाहिए। आइए बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। साइंस के स्टूडेंट तो बेफिक्र जानते हैं, और जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं मेरे भाई बहन, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस में अव्वल बनाना मेरी जिम्मेदारी है। और साइंस में बता देता हूँ, 30 में से सभी प्रत्येक भाई बहन का 25% का स्कोर बिल्कुल A to Z आने वाला है। बस आपको डेली क्लासेस अटेंड करना है, जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको करना है, अपने माइंड की मेमोरी को चेक करते रहना है, कमेंट करना है, हर क्वेश्चन को रीड करना है। तो कौन सी संरचना जंतु को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? पहले समझने वाली यह बात है कि जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करना या अलग करना, दोनों सेम बात है। अगर विभेदित की जगह अलग आए तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। तो कोशिका भित्ति क्या होगा यहाँ पे? मुख्य संरचना कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जिसे बोला जाता है। कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। तो कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है? केवल आपके वनस्पति कोशिका में, ना कि जंतु में पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, समझना है। तो राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मतलब सेल वॉल की बात करेंगे। कोशिका भित्ति इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? यानी ये जानना जरूरी कि कौन कौन से कार्य जो है कोशिका के राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादन होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, शिक्षा बंधु, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, ब्रदर सिस्टर, सभी लोग जानते हैं कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य बिल्कुल नहीं होता है। बाकी श्वसन का कार्य होगा, उत्सर्जन का होगा, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण का हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होता है और उनकी अनुपस्थिति में कोशिका प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो राइबोसोम ही जिम्मेदार होता। जब राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बना पाएगा?
क्योंकि राइबोसोम एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइबोसोम, प्रोटीन, प्रोटीन, इनको सभी लोगों को समझते जाना है। A to Z हर एक बात माइंड की मेमोरी में सेव करते जाइएगा। आइए साथियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में क्या होगा? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, एटीपी कहा जाता है, एटीपी नामक ऊर्जा को उत्पादन करता है। और कोशिका के विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, ऊर्जा की कमी, कोशिका मृत्यु, अन्य कोशिकांग, ये सारे हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? अभी हमने बताया कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। कहीं भी एग्जाम में आए इसलिए डिटेल के साथ बात करते हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोशिकांग है? क्या वह गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड है या गोल्गी काय की बात करेंगे? तो कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग किसका होता है? न्यूसेल्स होता है, नाभिक। क्योंकि गुणसूत्र नाभिक के अंदर पाए जाते हैं लेकिन वे कोशिकांग नहीं होते हैं, और डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं आनुवांशिक जानकारी को लेने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? सभी लोग बताइएगा। वह हो जाएगा प्लास्टिड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर देना है, फीडबैक कर देना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अगर आपको पता है तो सभी लोग बताइए, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? सभी बताइएगा। क्या वह गोल्गी काय है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या सेंट्रोसोम की बात करेंगे? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? सभी लोग बताइएगा। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रवी जालिका की बात कर रहे हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होता है वह कोशिका भित्ति कहलाती है साथियों। सेल वाल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल वाल कहलाता है इज द राइट आंसर। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त परत होती है जो पौधे की कोशिका को सुरक्षित आकार और कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका को किस निश्चित रूप में प्रदान करती है? कोशिका किसे जो है निश्चित रूप में प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्गी काय? कोशिका को किसके निश्चित रूप प्रदान करती है? किसको करती है? तो कोशिका भित्ति को करती है। ये सारे नोट्स, ये सारे पीडीएफ मिलने वाले हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जितने भी अभी तक क्लासेज आपकी हुई हैं ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो पीडीएफ प्राप्त करना है प्रत्येक क्लास का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, शिक्षक भर्ती में आपका अपना टीटी फैमिली, शिक्षकों का परिवार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी जल्द व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाले हैं आपके चयन परीक्षा 2025 का। ठीक है, तो उसकी भी लिंक आपको जल्द से जल्द मिलने वाली है। तो ध्यानपूर्वक अटेंड करते रहिए प्रत्येक क्लास को। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, सखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है? गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करेंगे? तो कोशिका द्रव में मौजूद जो महीन के जालदार अनियमित होते हैं वह अंतःद्रवी जालिका कहलाती है। अर्थात जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान एक ही कहलाएगा, वह है राइबोसोम। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाला कोशिकांग होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अगर इसका पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या उपयुक्त सभी की बात कर रहे हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पौधे की कोशिका में केवल क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति होती है। क्लोरोप्लास्ट और क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। इसलिए उपरोक्त सभी आ जाए, कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, ये सारे हो जाएंगे। सभी समझ गए? हर एक क्वेश्चन को समझते जाना है, फीडबैक करते जाना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है। अब कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या कहलाता है? गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये चार ऐसे नाम है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन्हीं से रिलेटेड ही प्रश्न बनने वाला है, इन्हीं के इर्द गिर्द ही प्रश्न पूछे जाने वाला है। तो कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कहलाता है वह माइटोकॉन्ड्रिया की कहलाता है। ऊर्जा का पावर हाउस सभी को पता ही होगा, बस समझ लीजिए। ऊर्जा के पावर हाउस से एक प्रश्न आने वाला है। महक आ चुकी है सिलेक्शन की, महक आ चुकी है इन प्रश्नों को आने की। अवर्णिलवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णिलवक आपने नाम सुना होगा, जड़ों की कोशिका में या तनों की कोशिका में, पत्ती की कोशिका में, फूलों की कोशिका में, कि किन कोशिकाओं में जो है आपके अवर्णिलवक मुख्यतः पाए जाते हैं? तो किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? सभी लोग बताइएगा। अब आपकी माइंड को हम चेक कर रहे हैं, आपका माइंड जो है इन क्वेश्चनों को कितना एब्जर्व कर पा रहा है। सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसी प्रकार एग्जाम में दिए रहेंगे, इसी प्रकार आपको समझना है और फीडबैक करना है। चलिए सभी बताइए, अवर्णिलवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? साइंस के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको तो बता देना चाहिए भैया। अभी तक मानते हैं सोशल साइंस वाले, विज्ञान और जो आपके आर्ट्स और कॉमर्स वाले ग्रुप के हैं उनको मुझे पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन साइंस वाइंस वाले तो आप लोग तो पढ़े हुए हैं। तो अवर्णिलवक मुख्यतः किस में पाया जाता है? अवर्णिलवक मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में होता है। कहाँ पे? जड़ों की कोशिकाएं। और ये कैसा होता अवर्णिलवक? यह रंगहीन एक प्लास्टिड होता है जो पौधे की कोशिकाओं में होता है। यह मुख्य रूप से भोजन के भंडारण का कार्य करता है। अगर पूछा जाए अवर्णिलवक किसका कार्य करता है? भोजन के भंडारण का, क्योंकि भोजन का भंडारण कार्य कहाँ होता है? जड़ों की कोशिकाओं में, इसलिए जड़ों में होता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और अवर्णिलवक भोजन को संग्रहित करता है, जैसे स्टार्च हो गया। तो भोजन का संग्रहण मतलब अवर्णिलवक। अगला प्रश्न देखिएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो फूल और जो बीज होते हैं आकर्षक रंग आप देखते होंगे, वह आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्या है आपका? वह ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, या क्लोरोप्लास्ट है, या टोनोप्लास्ट की बात करेंगे। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, वह आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट इज द राइट आंसर। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड का एक प्रकार है जो पौधे के रंगहीन भाग जैसे कि फूल और फल में पाया जाता है, और यह विशेष रूप से कैरेटिनाइड नामक वर्णक संग्रहित करता है। आपने देखा होगा लाल लाल रंग होता है, लाल के साथ आप देखे होंगे कि नारंगी हो गया, पीला हो गया। ये रंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अक्सर हम देखते हैं पत्तियां जो हरे रंग की क्यों होती हैं, उसको हरा रंग देता भाई कौन है? क्या वह क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, या टोनोप्लास्ट है? तो आप सभी लोग जानते हैं हरा रंग क्लोरोफिल, हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल के कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की।
कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्जी का है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम इज द राइट आंसर। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर मौजूद खराब और अनुपयोगी घटकों को पचाने का काम करता है। और लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है तो एंजाइम पूरी कोशिका को भी नष्ट कर सकता है, इसीलिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर लाइसोसोम की झिल्ली फटी तो जितनी भी एंजाइम की कोशिका होंगे सभी नष्ट हो जाएगी, इसी रीजन से इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम इज द राइट आंसर। आइए साथियों बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट देने की क्षमता होती है कहलाता है सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात करेंगे। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह क्या कहलाता है? वह हाइड्रोलाइक एंजाइम कहलाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि जिनमें जीव द्रव को घुलाने या नष्ट करने की क्षमता होती है वही हाइड्रोलाइट एंजाइम कहलाता है, क्योंकि ये एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है और कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अणु, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। अगर प्रश्न आ गया कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में कौन कार्य करता है? वह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। वह एंजाइम कौन सा है? हाइड्रोलाइटिक, याद रखेगा। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सभी को समझना है, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड अध्यापक अध्यापिकाओं जिनका सपना है वर्ग 3 चयन एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक बनना, अपने माता पिता का सपना साकार करना, खुद का सपना साकार करना, अपने परिवार का सपना साकार करना। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ, यानी जो सेल्स और कोशिकाएं होती हैं 80% से अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल पाया जाता है। तो कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला सभी लोग जानते हैं जल ही हो सकता है भैया। क्या प्रोटीन, चर्बी, खनिज 80% हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जल इज द राइट आंसर। ये तो नॉर्मल सभी प्रश्न है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा सभी लोग जानते हैं 70% क्या है? जल है, भरा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान। इनमें से कौन कौन है? किसने यह मूल अवधारणा दी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो स्लाइडन और श्वान ने दी थी। स्लाइडन और श्वान, दूसरे और चौथे ने, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह कोशिका जीवन की मूल इकाई है, यह याद रखिएगा। यह कोशिका जीवन की मूल इकाई। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए 20 क्वेश्चन कर लिया, अब 10 क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लेवल बहुत उस लेवल के पूछे जा रहे हैं जैसे एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं चाहे एसएससी में पूछा गया हो, चाहे आपके रेलवे में पूछा गया हो, चाहे अदर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वर्ग 2 में पूछा गया हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, लेकिन ये बना किससे होता है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या वह केवल कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य केंद्र द्रव्य होता है, केवल केंद्र द्रव्य होता है, या कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और एनी कोशिकांग होते हैं? तो कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, और यह किसका बना होता है? सभी लोग बताइएगा। यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य और केंद्रक, जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है एनी कोशिकांग इज द राइट आंसर माना गया। यहाँ पे डी ऑप्शन को सही माना गया, लेकिन कई एग्जाम में कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य को माना गया है, लेकिन यहाँ पर हम भी डी ऑप्शन को ही सही मानेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारा सही माना जाएगा वही एग्जाम के लिए बेहतर होगा। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र है अब भारत के कहाँ पर है? हैदराबाद। और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए? 1977 में बता दीजिएगा, और एग्जाम में
आंसर सटीक आंसर आपको कर देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका? सबसे छोटी कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कहलाती है। अगर एग्जाम में है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कहलाती है और यह एक प्रकार का जीवाणु होता है जो अपनी छोटी कोशिका के आकार के लिए होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है? कि कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या सभी देह ऊतकों को एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, क्या पूछा जा रहा है? सभी लोग बताइएगा। ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछा जाता है ये आपको समझना है और फीडबैक करना है अच्छे तरीके से, और हर एक क्वेश्चन को समझना है, हर एक क्वेश्चन को फीडबैक करना है, थोड़ी सी अपनी सी तैयारी भी चेक करना है, थोड़ा अपना जो माइंड की मेमोरी है उसको भी चेक करना है कि हमारा दिमाग जो है कहाँ तक सोच रहा है, इन चीज़ों पर भी फोकस करना है। ए टू जेड क्वेश्चन टू आंसर जानने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड के मेमोरी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए बात करेंगे राइट आंसर की। आपने क्या सोचा है? तो यहाँ पे जो दिया गया है ना, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ कोशिका में बदले आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, और कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि एक ही प्रकार के, तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस और उनमें क्या है होगा, अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो कोशिका अंगकों में एक जो अर्धपारगम होता है वह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कौन सा होता है? सभी लोग बताइएगा। अर्धपारगम अगर पूछा जाए और ये एक अर्धपारगम से प्रश्न आता है, इस प्रकार के एग्जाम प्रश्न में आएगा ही आएगा, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइएगा, सभी लोगों को फीडबैक करना है। तो राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, सभी लोग बताइएगा, ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर साथियों। निम्नलिखित पोषकों में कौन से एक पौधों की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज, पोटेशियम की कमी, फास्फोरस या कैल्शियम? तो कौन सा एक पौधा है जो कोशिका भित्ति के एक संरचनात्मक घटक कहलाता है? सभी लोग बताइएगा। सभी लोग इतना तो जानते हैं कि पौधे की कोशिका भित्ति में एक संरचनात्मक घटक सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज एक जटिल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमने इतनी बहुत बड़ी चीज़ आपको बता दी है, इतना हिंट देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतने हिंट से मुझे पता है कि आपने आंसर दे दिया होगा, आपके दिमाग में आंसर आया होगा। नहीं भी आया फिर भी आपको सोचिए और कमेंट करिए, अनुमान लगाइए, क्योंकि यही अनुमान लगाते लगाते सटीक जानकारी हो जाती है, और वह होता है आपका कैल्शियम इज द राइट आंसर। क्योंकि पौधे की कोशिका भित्ति के एक संरचनात्मक घटक क्या कहलाती है? कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है ये कोशिका भित्ति निर्माण और मजबूती के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति के साथ साथ मध्य पटलिका निर्माण में भी यह कैल्शियम कार्य करता है। और मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस ये तीनों भी पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, लेकिन ये कोशिका भित्ति के संरचनात्मक घटक के रूप में सीधे तौर पे शामिल नहीं होते। अगर सीधे पूछा जाए तो सीधे तौर पे कैल्शियम शामिल होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने समझ लिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है?
गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतर्द्रव्यी जलिका। न्यूक्लियर के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियर के बाहर डीएनए, जी हाँ, सभी लोग बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन दोनों में होता है। हरित लवक को क्या बोला जाता है? हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि? कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य क्यों होती है? क्योंकि कुछ पदार्थों को ही एक कोशिका के अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है, कुछ पदार्थों को ही देती है। यानी ये कुछ अणुओं के अंदर बाहर जाने को संरचना को कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं को संचालन को ये रोकती है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। और इसे क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्यता बोला जाता है। अगर आ जाए, इसे क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्यता। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न और बचे हैं इस क्लास के, सभी लोग समझिएगा। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? फ्लेमिंग, लेवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन? सेल नाम, सेल यानी कोशिका, कोशिका को ही सेल बोला जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने दिया, थर्ड ऑप्शन। कब दिया था? 1665 में। 1665 में कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। अगर एग्जाम में आए तो बिल्कुल लिख देना है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल? सभी लोग बताइएगा। कौन सी जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? वह कहलाती है आपकी क्या? सेंट्रियोल इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में अलग करने वाली मुख्य संरचना कोशिका भित्ति अर्थात सेंट्रियोल, सेल वॉल कहलाता है, क्योंकि यह पादप कोशिका का कठोर आवरण होता है जो कोशिका को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है, और यह सेलुलोज और अन्य पदार्थों से बना होता है। तो सेल वॉल कोशिका भित्ति किसके बना होता है? सेलुलोज और अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो ये रहे टॉप 30 आपके साइंस कोशिका का टॉपिक हमने क्लियर किया। हर टॉपिक से 30 क्वेश्चंस लाने वाले हैं, और वही क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, संभावित प्रश्नों के आपके एग्जाम के लिए, वर्ग 3 एग्जाम के लिए। तो चलिए समझते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करते जाइएगा। 7 PM में 7 PM टू 7:30 PM, 7 से लेकर 7:30 PM तक हमारी क्लासेज अपडेट कर दी जाती है। 10-5 मिनट हो सकता है कोई टेक्निकल इशू या नेटवर्क प्रॉब्लम से हम थोड़ा सा देरी हो सकता है, लेकिन क्लास आपकी डेली आएगी, डेली क्लास आएगी, डेली अटेंड कीजिएगा। ये चैप्टर वाइज चल रहा है। इसके बाद हम पूरा निचोड़ लेंगे सभी बुक का, पूरे सिलेबस का निचोड़ लेके आएंगे, मॉडल पेपर लेके आएंगे, प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे, अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आएंगे, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, आपके माता पिता का सपना साकार हो सके। आइए साथियों, मिलते हैं आपके अगले क्लास पर। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।